Hello everyone. Today we will deal with the topic reproductive health जो हमारे चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसका सबसे लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम डील करेंगे अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके पॉसिबल consequences के बारे में ऑफ हैविंग सेक्स एंड अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी एंड एसटीडी। और एसटीडी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को बोलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए हम इस टॉपिक को थॉरली रीड करते हैं और फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन is gradual and takes place while general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act or having and bringing up children. इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्सुअल मैच्योरेशन हमारे बॉडीज़ में जब भी होते हैं ह्यूमंस के बॉडी में, तब हमारे बॉडी का ग्रोथ भी उसी समय साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। हमारा बॉडी जो होता है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ही सेक्सुअली मैच्योर होता है हमारा बॉडी, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा बॉडी रेडी हो गया है फॉर सेक्सुअल एक्ट और हैविंग चिल्ड्रेन, क्योंकि ये जो प्रोसेस है हमारा बॉडी को वीक करता है। समय से पहले अगर अनवांटेड सेक्स हो या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो, तो ये हमारे बॉडी और माइंड को वीक करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन और ये न्यूट्रिशन वाले चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो अगर ये हो जाए, समय से पहले प्रेगनेंसी वगैरह हो जाए, तो वो ह्यूमंस की बॉडी को वीक और मेंटली रिटार्डेड कर देता है, जो अनहेल्दी है। ऑल ऑफ अस आर अंडर मेनी डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर्स अबाउट दिस इशूज़। और बहुत सारे पर्सन्स को ये इश्यूज होते हैं और प्रेशर्स होते हैं अबाउट फ्रॉम फैमिलीज, फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ हैविंग चिल्ड्रन एंड नॉट हैविंग चिल्ड्रन फ्रॉम एंड प्रेशर्स ऑफ नॉट हैविंग चिल्ड्रन फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। सो ये डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि कौन सा राइट स्टेज है टू गेट टू ब्रिंग एंड टू हैव चिल्ड्रंस। वी मस्ट ऑल्सो, तो हमने ये क्लास 11th में पढ़ा था कि डिजीज़ जो होता है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत इन ए वैरायटी ऑफ वेज। तो हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल एक्ट जो है इंटीमेट कंडीशन है बॉडीज़ का फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़, और एंड डिजीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और डिजीज़ जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक वो बैक्टीरियल भी होते हैं, बैक्टीरियाज के थ्रू भी ट्रांसफ़र होते हैं, और वायरल भी होते हैं, वायरस के थ्रू भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो बैक्टीरियाज के थ्रू एसटीडीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उनका 2 एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गोनोरिया और साइफिलिस, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बैक्टीरियाज के द्वारा ट्रांसफ़र होने वाले एसटीडीज़ हैं। एसटीडीज़ मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। वाइल वाट्स और एचआईवी जो है, एड्स, वो वायरल इन्फेक्शन से जो ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअली। और एड्स के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं कि एड्स जो है वो बहुत ही डेंजरस बीमारी है, जो कैंसर से भी डेंजर है। इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम को ये वीक करता है, जिसके कारण हमारे बॉडीज़ में कितनी भी तरीके का बीमारियाँ हो जाएँ, छोटी से छोटी बीमारियाँ हो जाएँ, हमारे इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण हम उससे भी लोग मर जाते हैं। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट? क्या हम सेक्सुअल एक्ट के समय ये डिजीज़ का ट्रांसमिट होना हम रोक सकते हैं? हाँ, हम इस डिजीज़ को ट्रांसमिशन को और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं एक बाय यूजिंग रिप्रोडक्टिव बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करके हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का जो हम यूज़ करते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज़ के होते हैं। लाइक एक कैटेगरी जो है वो मैकेनिकल बैरियर का है। इस और कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या होता है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है वो हमारे बॉडी से जो जर्म सेल्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि स्पर्म और फीमेल एग सेल, उसको फ्यूज़ नहीं होने देता, उसको फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता, जिसके कारण जाइगोट नहीं बनेगा और अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं होते हैं। और ये बहुत हद तक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी होने से प्रिवेंट करता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है मैकेनिकल बैरियर वाला
टेक्निक जिसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो एग के पास पहुंच नहीं पाता। इसका एग्जांपल है कॉन्डम्स वगैरह। कॉन्डम्स वगैरह पेनिस में यूज़ किए जाते हैं और सिमिलर कवरिंग जो होते हैं वेजाना में भी यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल वेजाइना। और दूसरा कैटेगरी जो है कंट्रासेप्टिव का, वो है हमारे बॉडीज में एग एग जो होते हैं वो मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ऐसे नहीं होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बैलेंस के नहीं मेंटेन करने के लिए, बैलेंस को डिस्टर्ब करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स लिए जाते हैं ओरली, जिसका नाम से उसमें से कुछ ड्रग्स है जो पिल्स के रूप में लिए जाते हैं ओरली, पिल्स में यानी कि टैबलेट के फॉर्म में लिए जाते हैं। और वो क्या करता है, हमारे बॉडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, बैलेंसेस को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण एग जो होते हैं एग रिलीज नहीं होते हैं। एग रिलीज नहीं होंगे तो वो स्पर्म से जाके फर्टिलाइज भी नहीं हो पाएंगे। However, since they change hormonal balances, they cause side effects। और ये जो पिल्स वगैरह हैं हार्मोनल चेंजेस करते हैं तो इनका साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है। और दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जैसे यूजिंग लूप और कॉपर टी, जो होते हैं कि यूट्रस जो होता है हमारे बॉडी का यूट्रस, उसमें टी शेप का लूप, टी शेप का स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कॉपर टी बोलते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ये सब यूज होता है कॉपर टी और लूप वगैरह, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है लूप एंड कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये भी जो होते हैं साइड इफेक्ट करते हैं क्योंकि इनको यूट्रस में रखा जाता है, जिसके कारण इसमें इरिटेशंस होते हैं यूट्रस के वाल में। और एक लास्ट मेथड जो इसमें एक सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि मेल के वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद भी ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अगर मेल के वास्ट डिफरेंस को टेस्टिस है और टेस्टिस से जुड़ा हुआ था वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस जो होता है इससे ट्रांसमिट होता है स्पर्म। तो अगर हम इस वास्ट डिफरेंस को ही सर्जरी के मदद से इसको काट कर और सिल दिया जाए तो यहाँ से जो स्पर्म जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो आगे तक नहीं जा पाएगा, ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक मेथड है सर्जिकल मेथड प्रिवेंट करने का फर्टिलाइजेशन का। उसी तरीके से फीमेल्स में भी होते हैं। फीमेल्स में क्या होते हैं कि फालोपियन ट्यूब जो होते हैं, जैसे कि ये फीमेल का यूट्रस है, इधर ये फालोपियन ट्यूब है, तो ये जो इधर ओवरी होता है, ओवरी से जो एग रिलीज होंगे फालोपियन ट्यूब से होके जाएंगे। तो ये फालोपियन ट्यूब को यहाँ कट कर दिया जाता है और इसको सिल दिया जाता है, जिसके कारण इधर से एग भी ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो सर्जरीज भी यूज होता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज वगैरह को रिमूव करने के लिए। दिस में बी misused by people who do not want a particular child, as happens in illegal sex selective abortion of female fetuses। तो ये जो होता है सर्जिकल मेथड, इसका मिसयूज भी बहुत जगह किए जाते हैं। अगर किसी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये पता लगाते हैं कि ये लड़की है या लड़का, और फीमेल फिटिसाइड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मिसयूज होते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे बैन भी कर दिया है। हालांकि गवर्नमेंट अभी इस फीमेल फिटिसाइड्स और सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह को बैन कर दिया है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी के लिए फीमेल और मेल सेक्स रेशियो मेंटेन होना चाहिए। फीमेल फिटिसाइड्स के कारण चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही तेज़ी से घट चुका था, और इसके कारण प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशंस को गवर्नमेंट ने रोक दिया, ये जो हमने अभी पढ़ा था। We have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increases their populations. The rates of birth and death in a given population will determine its size. The size of the human population is a cause for concern for many people. This is because an expanding population make it harder to improve everybody's standard of living. However, if inequality in society is the main reason for poor standards of living for many people, the size of the population is relatively unimportant. If we look around us, what can we identify as the most important reason for poor living standard? तो हम लोगों ने देखा है कि रिप्रोडक्शन ही एकमात्र वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने पॉपुलेशंस को बढ़ाते हैं। तो रेट ऑफ बर्थ और डेथ जो होता है वो पॉपुलेशन के साइज से डिटरमाइन होता है कि कितना उसमें बर्थ हुआ और कितना उसमें डेथ हुआ है।
अगर डेथ ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन का साइज़ कम होगा, और बर्थ्स ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा होगा। तो हमें ये बोला जाता है कि स्टैंडर्ड लिविंग जो होता है वो पॉपुलेशंस जो होता है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे, रिसोर्सेज कम होंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर होगा, और पॉपुलेशन अगर कंट्रोल रहेंगे और कम होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा होगा। तो इम्पोर्टेंट रीज़न जो है पुअर लिविंग स्टैंडर्ड का वो पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस एट अलार्मिंग रेट। So that's the end of this chapter. Thank you for watching.